बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि एआई बेस पे कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट और अहम फील्ड्स हैं कि जिसके अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन रखनी चाहिए और जिसके अंदर हमें आगे अपना करियर बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स अक्सर ये बात पूछते हैं कि सर ये बताइए कि अगर हम एआई को लेना चाहें तो उसको किस एंगल से पकड़ें और कहाँ से उसको शुरू करें, कौन सी डिग्री बेहतर है। तो आज मैं कंप्यूटर साइंस और एआई से रिलेटेड इनका जो मिक्स बनता है उसके साथ अटैच होते हुए और कुछ चीज़ें कंप्यूटर साइंस से ज़रा सा हटके भी होंगी कि जो आपको बताई जाएंगी। और फिर मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जिस भी फील्ड के हवाले से आपने जाना है तो उस फील्ड की इम्पॉर्टेंट 2-3 बातें कौन सी हैं और फिर उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर उस फील्ड के अंदर एक्सेल करने के लिए, और उस फील्ड में अगर आपको एक्सेल करने के लिए फर्दर कौन कौन सी लैंग्वेजेस या फर्दर कोर्सेज ये चीज़ें करनी चाहिए। ये भी साथ साथ आपको यहाँ वीडियो में नीचे आपके सामने आ रही होंगी स्क्रीन पर, तो वो साथ साथ आप उसको अच्छे तरीके से इसको फील्ड को भी अंडरस्टैंड करें और साथ ही आप इस बात को भी देखें कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। तो जो क्वालिटीज़ आपके अंदर सबसे ज़्यादा हो उसको लीजिए और जो कम हो तो उससे आप इग्नोर कर लीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई एक चीज़ अच्छी लगती है तो आप कहें कि भाई अच्छा भाई इसी को लाजमन लेना है, नहीं, आप उसको लीजिए। मैं आपको 10 फील्ड के बारे में बताऊंगा, आप इन तमाम फील्ड्स को आखिर तक सुनिए, समझिए, देखिए और उसका अंदाज़ा कीजिए कि आपके लिए फ्यूचर का कौन सा फील्ड ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो ये दरअसल प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है कि आप मशीन के ज़रिए से फ्यूचर के हवाले से कैसी प्रिडिक्शन कर सकते हैं और कैसा आप एनालिसिस करके वहाँ से एक चीज़ अपनी एक फ्यूचर की पिक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि आपके अंदर लॉजिक कितनी अच्छी है, आपके अंदर ये क्वालिटी कितनी अच्छी है कि आप कितने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। और फिर ये है कि ये ऐसी चीज़ है कि ये सबसे टॉप पर भी है और इसी की बेस पे बहुत सारे फील्ड्स इसमें काम करते हैं। और इसके साथ साथ आपके अंदर ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी आपको आना चाहिए। आपका एनालिसिस जहाँ अच्छा है, जहाँ लॉजिक आपकी अच्छी है, उसके साथ साथ आपको कुछ दूसरे फील्ड्स के हवाले से भी ज़्यादा तवज्जो से समझने की भी ज़रूरत होगी। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है रोबोटिक साइंस। हम बताएंगे आपको, एक होती है रोबोटिक इंजीनियरिंग, एक होती है रोबोटिक साइंस। हम इस वक्त बात कर रहे हैं रोबोटिक साइंस की। तो रोबोटिक साइंस जो है वो मैकेनिकल डिवाइस डाइवर्सिटी है कि यानी आप मशीन को मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जगहों से आप मूव कराएं और अपनी मर्ज़ी से उसका मुख्तलिफ आप आगे उसकी रिज़ल्ट लेंगे। तो जो असल रोबोटिक्स का साइंसेस है वो यही काम करती है कि वो ऐसे मैकेनिकल डाइवर्सिटी क्रिएट करती है कि जिससे कि आप फिर डिफरेंट प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। और फिर इसके लिए एक और अच्छा बड़ा लफ्ज़ है, बड़ा जो ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है, वो है कंप्यूटर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन आप जानते होंगे कि क्या होती है कि आप एक ही चीज़ को डिफरेंट अंदाज में आप पेश कर देते हैं। यानी बात एक होती है, एक चीज़, एक पिक्चर है, आपने उसको दूसरे अंदाज से सामने लिया है, तो ये दरअसल मैनिपुलेशन होती है। तो ये जब हम कंप्यूटर मैनिपुलेशन कहते हैं तो वो एक ही चीज़, एक ही डेटा, एक ही चीज़ को आप डिफरेंट अंदाज से आप सामने ले आए। तो जब रोबोटिक्स के अंदर ये बात आती है तो उसका मतलब ये हुआ कि आप एक ही चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज से उसको डिस्प्ले करा सकें, उससे काम ले सकें, उसके एक्टिविटी करवा सकें। अच्छा, इसमें किसको आना चाहिए? नंबर 1 तो यह है कि इसके अंदर जिस शख्स की मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी एडवांस लेवल का मैथ अगर आपका है तो वो आए। फिज़िक्स जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो उसको आना चाहिए। फिर इसके साथ साथ ये है कि मटीरियल साइंसेस के बारे में का भी बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके पास होना चाहिए, चूँकि इसके बगैर बात बनती नहीं है। तो लिहाजा मटीरियल साइंस जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर।
फिर कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर साइंसेस का नॉलेज, इंजीनियरिंग का नॉलेज, यानी जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपके पास होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और ख़ास तौर पे यानी फ्लूइड डायनामिक्स, तो ये चीज़ें जब मिलेंगी तो फिर आपके लिए रोबोटिक्स साइंस के अंदर काम करना और उसमें टॉप लेवल पे जाना वो बहुत बेहतर होगा। और याद रखें कि इसके अंदर बैचलर लेवल पे मसला हल नहीं होता, बल्कि ये है कि आपको मास्टर और पीएचडी लेवल पर जाना पड़ता है। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पे बड़ा मारूफ सब्जेक्ट है, बड़ा मारूफ फील्ड है कि जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं, वो है डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस ये है कि डेटा कलेक्ट करना, डेटा का एनालिसिस करना और उसको फिर इंटरप्रेट करना कि डेटा कलेक्ट हुआ डिफरेंट साइट से, डिफरेंट तरीक़ों से, फिर उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करके फिर ये कि इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट करना कि अच्छा इससे ये मतलब हो सकता है, इससे ये मतलब हो सकता है, इससे ये चीज़ हो सकती है, इससे ये चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ दरअसल वो है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये कि आम शायद समझा ये जाए या कोई शख्स ये समझे कि ये स्टैटिस्टिकल एक एनालिसिस है। नहीं, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत छोटी चीज़ है। ये है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये है कि आपने उस डेटे की बेस पे फ्यूचर के हवाले से आपने एक चीज़ बनाई कि अच्छा मुख्तलिफ इलाकों, फ़लाँ इलाके के अंदर का जो डेटा आया तो उसमें लोगों का मिजाज, लोगों की सोच, लोगों का तरीका, लोगों की फ़लानी चीज़ ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो इस तरह से प्रिडिक्टिव एनालिसिस इसमें करना मकसद होता है। तो जो शख्स लार्ज साइज डेटा को हैंडल कर सकता है और जो शख्स एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकता है, लॉजिक उसकी बहुत अच्छी है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर की अप्रोच उसके अंदर मौजूद है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ कुछ जो सॉफ्टवेयर्स और कुछ स्किल्स और हैं जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर डेटा साइंस में जाइए। अब डेटा साइंस में अगर आपने जाना है तो आप डायरेक्ट बीएस लेवल पे भी जा सकते हैं और कंप्यूटर साइंस करके भी आप उसमें जा सकते हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसा फील्ड है कि जो इस वक्त का एक बहुत बड़ा फील्ड है और ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेफरेंस में इंतहाई इम्पॉर्टेंट फील्ड है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो शख्स इसकी क्वालिटीज़ रखे और इसके अंदर प्रॉपर मेहनत करे, याद रखिए उसको टॉप पे जाने पे, बेहतरीन काम करने के हवाले से, इंजॉय करने के हवाले से कोई शख्स रुकावट नहीं बना सकता। अजीज़ों, अब हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। चौथे नंबर पे कौन सी चीज़ है? रिसर्च की फील्ड है, रिसर्च साइंस। ये फील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेफरेंस में ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये उतनी ही मुश्किल भी है। मुश्किल किस तरह से है कि इसमें यह कि मल्टीपल एक्सपर्टीज़ चाहिए। मसलन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एक्सपर्टीज चाहिए, इसमें आपको मशीन लर्निंग की एक्सपर्टीज चाहिए, इसको डिफरेंट फील्ड्स के हवाले से भी आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा, इसमें ग्राफिकल मॉडलिंग के हवाले से आपकी अप्रोच और आपके अंदर वो एबिलिटी होना मौजूद है, लाजमी है कि आप किसी भी चीज़ को ग्राफिकल मॉडलिंग के अंदर के तरीके से आप पेश कर सकते हो। फिर जो कंप्यूटर परसेप्शन है, यानी आप इस तरीके से चीज़ों को देखें कि लोगों को आराम से आप डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट तरीक़ों से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो कि फ़लाँ चीज़ ऐसी है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, इसको यूँ समझना चाहिए, इसको यूँ समझना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर आना किसको चाहिए? नंबर एक, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत शार्प हो, बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझने वाला, और जिसके माइंड के अंदर डाइवर्सिटी मौजूद हो, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग मौजूद हो, जिसके अंदर प्रिडिक्शन का आंसर मौजूद हो, जिसके अंदर ये वाली सलाहियत मौजूद हो कि वो एक ही चीज़ से दो डिफरेंट
चीज़ें समझ भी सकता हो और उनको प्रेजेंट भी कर सकता हो। मसलन तस्वीर का एक रुख होता है जो सबके सामने होता है, तो आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना आता हो। ये नहीं कि आप तस्वीर का एक रुख तो बहुत अच्छा सा दिखा सकते हो, दूसरा नहीं दिखा सकते हो। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी चाहिए। तो जब तक आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं होगी और जब तक आप फिर इसके एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कि ये भी आपको समझना चाहिए कि ये इसका बेसिक डिज़ाइन और बेसिक उसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या है और उसके मुताबिक आपको कैसे इस चीज़ को करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करेंगे पांचवें फील्ड की। पांचवा फील्ड है बिजनेस इंटेलिजेंस, या इसको बिजनेस एनालिस्ट भी बोलते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो ये फील्ड इंतहाई इम्पॉर्टेंट फील्ड है। क्यों इम्पॉर्टेंट फील्ड है कि आज का जितना भी बिजनेस चल रहा है, कोई भी बिजनेस चल रहा हो, कोई शख्स किसी भी अंदाज से बिजनेस कर रहा है, तो उसके बिजनेस के हवाले से इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि अच्छा इस चीज़ को देखा जाए कि मेरा बिजनेस जो है वो इसके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसमें क्या होगा। अब इस काम के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहली चीज़ वो फर्द कि जो मार्केट का ट्रेंड अंडरस्टैंड कर सकता हो। दूसरी चीज़ कि जो चीज़ को डिज़ाइन कर सकता हो, डिज़ाइन को समझता हो कि अच्छा ट्रेंड आजकल ये चल रहा है और उसके मुताबिक हमें अपने काम, अपने बिजनेस का ये वाला ट्रेंड बनाना चाहिए और उसके मुताबिक एक प्रैक्टिकल मॉडल भी दे सकता हो और प्रैक्टिकल मॉडल देने के बाद उसके अंदर ये वाली सलाहियत मौजूद हो कि वो जो इदारे के अंदर के प्रॉब्लम्स उनको भी सॉल्व कर सकता हो और जो उसकी जो ऑडियंस है, जो उसकी टारगेट मार्केट है, उसके प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर सकता हो। जो शख्स इन चीज़ों को समझता है कि ये वो चीज़ें हैं और जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये वाली इंटेलिजेंस रखी है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये वाला विजन रखा है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये वाली क्वालिटीज़ रखी हैं, उस शख्स को इसके अंदर आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, टूल्स, सर्टिफिकेशन, इसकी भी आपको ज़रूरत है और वो भी आपको हासिल करनी है और वो हासिल करके तभी आप आगे बढ़ सकेंगे और बेहतर अंदाज से काम कर सकेंगे। अब आइए हम बात करते हैं छठे फील्ड की। छठा फील्ड कौन सा है? छठा फील्ड है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कि कोई भी फील्ड, कोई भी काम हो, कोई भी शोबा हो, उसके अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की जाती हैं और जिसको कि फिर आगे मार्केटिंग की टीम जो है वो सेल करती है। अब यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस फील्ड के अंदर भी काम करती है। अब इस फील्ड के अंदर कौन और किसको आने की ज़रूरत है? वो बंदा जो क्रिएटिव है, जिसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि जो नई नई चीज़ें सोच सकता है और फिर जो चीज़ सोचता है उसकी एप्लीकेशन भी बना सकता है, उसको अप्लाई भी कर सकता है कि अच्छा ये चीज़ उसके माइंड में अगर एक खाका आया है तो अल्लाह ताला ने अगर उसके दिमाग के अंदर एक पिक्चर दी है तो उस पिक्चर की बुनियाद पर वो कोई चीज़ डिज़ाइन भी तो कर सकता है ना। तो जिसके दिमाग में वो चीज़ आई है और उसके अंदर वो रेलेवेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, मुख्तलिफ चीज़ों को बनाना, अगर वो एक्सपर्टीज़ उसने सीखी हैं, पढ़ी हैं, हासिल की हैं, तो वो जाहिर है कि वो आगे एप्लीकेशन भी बना सकता है और उसके मुताबिक फिर उसको आगे मैनेज भी कर सकता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये उसके अंदर लाजमन होनी चाहिए। लेकिन इस फील्ड के अंदर काम करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि क्रॉस फंक्शनल आपको अप्रोच रखनी पड़ती है और क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ आपको डील करना पड़ता है। मसलन अगर आपको एक प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों से इनपुट लेनी है। अब अगर एक शख्स जो है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का हो और वो किसी से बात नहीं करता या किसी से डिस्कशन नहीं करता या किसी से उसकी बनती नहीं है या किसी के साथ उसका कुछ और प्रॉब्लम, तो ऐसा शख्स जो है वो इस फील्ड के अंदर काम नहीं कर पाएगा और उसको काम करने की बड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसके साथ साथ ये कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक कोऑपरेशन का जो क्वालिटी है वो मौजूद होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी और ये वाली चीज़ मौजूद होगी तो उसके नतीजे में ही वो इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकेगा और कामयाब हो सकेगा।
अजीज़ों, कंसल्टेशन के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। कंसल्टेशन के अंदर उसका रोल जब आया है तो अब कंसल्टेशन के अंदर होता क्या है, कंसल्टेशन के अंदर बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और लोगों के चैलेंजेस को समझना। अच्छा, ये चैलेंजेस जो हैं वो बिजनेस से रिलेटेड भी होते हैं और पर्सनल भी होते हैं। मसलन एक सीईओ है तो वो सीईओ बैठ के अपना काम कर रहा है तो उसको कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है अपने इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और अपनी टीम को बेहतर चलाने के लिए। तो इस एंगल से भी और ख़ुद बिजनेस के एंगल से भी कि बिजनेस को बेहतर तरीके से रन करने के लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वहाँ पर कंसल्टेशन ली जाए ऐसे एक्सपर्ट के जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हों, उनसे ये चीज़ ली जाए ताकि ये है कि वो इस चीज़ को समझ सकें और इस आपको गाइड कर सकें और बिजनेस के लिए बेहतर तरीके से चल सकें। कंसल्टेशन भी एक फील्ड है और कंसल्टेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी खूबी ये है कि आप इंडिपेंडेंट भी रहते हैं और अपने ओन पे काम करते हैं और कंसल्टेशन की में वैरायटी भी बहुत है। मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप अपनी एक नीश सेट कर सकते हैं कि मेरी ये नीश है, मेरे ये साइड है और मेरी ये डोमेन है, मैं इसके अंदर ही काम करूंगा। तो उसके अंदर काम करके बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना और लोगों के चैलेंजेस को जानना और फिर उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग की क्वालिटी नहीं है, आप शार्प अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं, अगर आप चैलेंजेस को देखकर घबराने वाले हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस शोबे के अंदर आने के लिए ये देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल कितनी है, आपके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल कितनी है, आपके अंदर ये स्किल कितना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते भी हैं या नहीं रखते, आपके अंदर कम्युनिकेशन कितनी है और आप कितने एक्टिव या इफ़ेक्टिव लिसनर और इफ़ेक्टिव लर्नर हैं। यानी जितने अच्छे आप लिसनर, जितने अच्छे आप लर्नर होंगे, उतना ही अच्छा आप दूसरों को कोई चीज़ दे सकेंगे। और ये क्वालिटीज़ अगर आपके पास मौजूद हैं, इसके साथ साथ ये कि वो सॉफ्टवेयर्स कि जो आपको दिखाए जा रहे हैं वो भी अगर आप रखते हैं तो उसके मुताबिक फिर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और बहुत अच्छा आप काम कर सकेंगे। 8वें नंबर पर आता है रोबोटिक इंजीनियरिंग। इससे पहले हम रोबोटिक साइंसेस के बारे में बात कर सके हैं। साइंस और इंजीनियरिंग में एक वाज़ेह फ़र्क होता है। साइंस एक और अंदाज से चीज़ों को देखती है, जबकि इंजीनियरिंग जो है वो एक उसका स्टाइल ही दूसरा होता है। मसलन इंजीनियरिंग के बारे में होता है कि आप क्रिएट करें, आप उसका खाका बनाएं और उसके बाद उसको इम्प्रूव करें और उसकी मेंटेनेंस करें। ये इंजीनियरिंग की बुनियादी एक अप्रोच है। इसी तरह जब आप एआई के अंदर आकर रोबोटिक इंजीनियरिंग की साइड पे आते हैं तो रोबोटिक इंजीनियरिंग क्या करता है, रोबोटिक इंजीनियरिंग के अंदर मार्केट रिसर्च होती है कि आपको रोबोट्स की मदद से आपको मार्केट को सर्च करना होता है कि मार्केट क्या कह रही है, मार्केट के अंदर से क्या चीज़ें आ रही हैं और उसके बाद फिर आपको उसके साथ एक ऐसा मॉडल तैयार करना होता है और उसके मुताबिक एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करना होता है कि जो आप बिजनेस के लिए या जो भी मुतल्लिका जो फील्ड है उसके अंदर आप उससे बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हो। और इसके लिए आपको ज़ाहिर है कि जो काम है, जो चीज़ें हैं, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए उसकी आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी। आपके अंदर वो टेक्निकल स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके अंदर मॉडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर जो मैकेनिकल डिज़ाइन है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास आपका जो नॉलेज है वो एडवांस मैथ का नॉलेज वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये कि आपके पास कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि ताकि आप ठीक तरीके से उससे वो काम ले सकें कि जो काम आपको रोबोटिक इंजीनियरिंग के अंदर करना है और उन रोबोट से आपको जो काम लेना है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है एनएलपी इंजीनियर। एनएलपी इंजीनियरिंग जो है न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेस, इसका इंजीनियरिंग क्या करता है और ये चीज़ ये मतलब बहुत एनएलपी
हम बार बार सुनते हैं, जगह जगह सुनते हैं। तो इसके अंदर बेटा होता यह है कि इन्वेस्टिगेशन अगर आप कर सकते हैं, यानी आपका माइंड इस तरह का है कि जो क्वेश्चनिंग करता है, जो बार बार सवाल पूछता है, छोटी छोटी बात पे क्वेश्चन रेज करता है, और उन क्वेश्चन की बेस पर जो भी चीज़ आपके पास आती है तो उसकी बेस पर आप एक नई चीज़ सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, और उसके बाद फिर आप उस चीज़ के अंदर आप उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाते हैं कि ताकि एक बेहतर रिजल्ट मिल सके और एक बेहतर चीज़ आपके सामने आ सके। अच्छा, इस फील्ड के अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसकी बेइंतहा इम्पॉर्टेंस है वो है एल्गोरिथम। यानी आप इस बात को यूँ समझें बड़े आसान तरीके से कि अगर आपके सामने कोई चीज़ आई है, आपने उसके ऊपर 5-10 क्वेश्चंस उठाए, आपने कहा कि ये यूं है, ये यूं है, या ये है फलां, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अच्छा, इस सारे क्वेश्चनिंग के बाद आपने जो पॉइंट्स बना लिए, अब उसके बाद आप एक नई चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। जब वो चीज़ क्रिएट करने की तरफ आप जाते हैं तो आपको एक लॉजिकली उसके एक पॉइंट से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी एक पूरा साइकिल कंप्लीट करना होता है कि जो लॉजिकली एक्सेप्टेबल हो। अगर आप एक ऐसा साइकिल बनाते हैं कि जिसके अंदर कोई ब्रेक आए, किसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम आए, लॉजिकली वो चेन बनती ना हो, तो फिर उसको कहते हैं कि ये एल्गोरिथम ठीक नहीं है, ये प्रोसेस ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं बनी है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है वगैरह। तो अगर आपके अंदर इस तरह का ये जो माइंड सेट आप रखते हैं और इस तरह से अगर आपका जहन है और उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो फिर बेटा आपको NLP इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए और उसके अंदर जाके उस कोर फील्ड पर, कोर पॉइंट पर बैठकर काम करना चाहिए। और इसके बाद आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, पैसा भी बहुत अच्छा है। आखिरी और 10वीं चीज़ है डीप लर्निंग। ये डीप लर्निंग जो है ये भी एक बड़ा ना अट्रैक्शन वाला वर्ड है और अट्रैक्शन वाला फ्रेज़ है कि जिसको हम सुनकर बहुत खुश भी होते हैं और बड़े इंजॉय भी करते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़ा अच्छा काम है, बड़ी फलानी चीज़ है। लेकिन ये होता क्या है और इसमें किया जाता है, बस इसमें एक पॉइंट समझ लें। डेटा एनालिसिस नंबर 1 पॉइंट है इसका, कि डेटा एनालिसिस जितना ज़्यादा आपके पास होगा और जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितने अच्छे लेवल पे आप इसके अंदर कमांड रखते हैं, उतना ही अच्छा आप इस काम को कर सकेंगे और ये चीज़ आपके लिए सबसे अच्छी और बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ साथ लॉजिक, एल्गोरिथम का स्ट्रॉन्ग होना ये कंपल्सरी है। और अगर आप इस चीज़ का एनालिसिस नहीं कर सकते, लॉजिक नहीं दे सकते और एल्गोरिथम नहीं बना सकते, तो फिर आप डीप लर्निंग के अंदर किसी एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। याद रखिए कि अगर आपको इनमें से कोई भी फील्ड लेना है तो फिर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है